अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज फिर हाजिर हुए हैं आब हयात के एक नए एपिसोड के साथ। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। चले स्टार्ट करते हैं। शाम को सलार इसे खुशगवार मोड में देखकर हैरान हुआ था। यह खिलाफ तवक्को था, ख़ास तौर पर दोपहर वाले वाक़ये के बाद। लेकिन इस रात वो इसे डिनर के लिए बाहर ले गया। वो बेहद नर्वस थी, लेकिन बेहद एक्साइटेड भी। वो कितने सालों के बाद यूं किसी रेस्टोरेंट के ओपन एयर हिस्से में बैठी बारबेक्यू खा रही थी। खाने के बाद वो दोनों विंडो शॉपिंग की नीयत से मार्केट चले आए। सालार ने बड़ी नरमी और तवज्जो से इसे खुद को संभालने का मौका दिया था। वो इससे हल्की फुल्की बातें करता रहा। खाना ख़त्म करने तक वो नॉर्मल हो चुकी थी। ईद की ख़रीदारी की वजह से मार्केट में इस वक्त बड़ी गहमा गहमी थी। वो बहुत अरसे के बाद वहाँ आई थी। मार्केट की शक्ल ही बदल चुकी थी। वो बेहद हैरत से इन न्यू ब्रांड्स की और दुकानों को देखते हुए गुजर रही थी जो 8-9 साल पहले तक वहाँ नहीं थे। डॉक्टर सब्तेली की बेटियाँ या सईदा अम्मा के बेटे अपनी फैमिली के साथ जब भी आउटिंग के लिए बाहर निकलते, वो इसे भी साथ ले जाने की कोशिश करते, लेकिन इनके साथ बाहर न जाने का फ़ैसला इसका अपना होता था। वो इनमें से किसी के लिए मज़ीद किसी मुसीबत का बाइस नहीं बनना चाहती थी। शादी को वो सिर्फ रहने की जगह की तब्दीली समझ रही थी। हालात की तब्दीली के बारे में इसने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मुआजिज़ात होते हैं, शाज़ नादिर ही सही लेकिन होते ज़रूर हैं। कुछ लोग ही सालार की आवाज़ पर बेख्तियार चौंकी। हाँ, कॉफ़ी, इसने झिझक कर कहा। मैं शॉपिंग की बात कर रहा था, इसने कहा। नहीं, मेरे पास सब कुछ है, इमामा ने मुस्कुरा कर कहा। वो तो अब मेरे पास भी है। इसके चेहरे पर बेख्तियार सुर्खी दौड़ी थी। तुम्हें मेरी तारीफ़ अच्छी लगी? सलार, बाज आओ, मैंने तुम्हें यहाँ तारीफ़ करने को कहा था। वो बेख्तियार झपटी। तुमने जगह नहीं बताई थी, सिर्फ ये कहा था कि मुझे तुम्हारी तारीफ़ करनी चाहिए। वो इसे छेड़ते हुए महसूस हो रहा था। इमामा ने इस बार गर्दन मोड़ कर इसे नज़रअंदाज किया। इसके साथ चलते चलते एक शोकेस में डिस्प्ले पर लगी एक साड़ी देखकर वो बेसाख्ता रुकी। कुछ देर सताइशी नज़रों से वो इसका ही रंग की साड़ी को देखती रही। वहाँ शोकेस में लगी यही वो शे थी जिसके सामने वो यूं ठिठक कर रुक गई थी। सालार ने एक नज़र इस साड़ी को देखा, फिर इसके चेहरे को, और बड़ी सहूलियत के साथ कहा, मुझे लगता है ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। आओ लेते हैं। वो ग्लास डोर खोलते हुए बोला। नहीं, मेरे पास बहुत से फैंसी कपड़े हैं। इमामा ने इसके बाजू पर हाथ रखकर इसे रोका। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं दिया तुम्हें शादी पर, इसीलिए तो देना चाहता हूँ। वो इस बार बोल नहीं सकी। वो साड़ी इसे वाकई बहुत अच्छी लगी थी। इस बुटीक से उन्होंने सिर्फ वो साड़ी ही नहीं खरीदी, बल्कि चंद और सूट भी लिए थे। दूसरी बुटीक से घर में पहनने के लिए कुछ रेडीमेड मबलूसात, कुछ स्वेटर्स और जूते। मुझे पता है तुम्हारे पास कपड़े हैं, लेकिन तुम मेरे ख़रीदे हुए पहनोगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सब मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा। इससे पहले इतराज़ पर सालार ने बेहद आसानियत से कहा था। इमामा ने इसके बाद इतराज़ नहीं किया। इससे कुछ झिझक थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये झिझक भी ख़त्म हो गई। फिर इसने सारी चीज़ें अपनी पसंद से ली थी। मुझे तुम पर हर चीज़ अच्छी लगती है, सो तुम मुझसे मत पूछो। इसने सालार की पसंद पूछी तो वो मुस्कुराते हुए बोला। लाउंज की खिड़कियों पर कर्टन्स, पर्दे लगाएं? इमामा को याद आया। ब्लाइंड्स से क्या इशू है तुम्हें? वो चौंका। कोई नहीं, लेकिन मुझे कर्टन्स अच्छे लगते हैं, खूबसूरत से। क्यों नहीं? सालार ने अपनी दिली तासुरात छुपाते हुए मुस्कुराकर इससे कहा। वो इससे कह नहीं सका कि इसे पर्दों से चिढ़ थी। रात 11:15 बजे एक कैफ़े में कॉफ़ी और टिरामिसू केक खाने के बाद वो तकरीबन 12:30 बजे घर वापस आए। लाहौर तब तक एक बार फिर धुंध में डूब चुका था, लेकिन ज़िंदगी के रास्ते से धुंध छटने लगी थी। घर आने के बाद भी वो बेमकसद इन चीज़ों को खोल कर सोफे पर बैठ गई। कितने सालों बाद वो मिलने वाली
किसी चीज़ को तशक्कुर और एहसानमंदी के बोझ के साथ नहीं, बल्कि इस्तेहकाक के एहसान के साथ देख रही थी। औरत के लिए बहुत सारी नियामतों में से एक नियामत इसके शौहर का इसकी ज़ात पर रुपये खर्च करना भी है, और ये नियामत क्यों था वो इसे आज समझ पाई थी। डॉक्टर सब्तेली और इनकी बीवी हर सीज़न के आगाज़ में इसे कपड़े और दूसरी चीज़ें खरीद कर देते थे। सईदा अम्मा भी इसके लिए कुछ न कुछ लाती रहती थी। इनके बेटे और डॉक्टर सब्तेली की बेटियां भी इसे कुछ न कुछ बेचती रहती थीं, लेकिन इनमें से किसी चीज़ को हाथ में लेते हुए इसने ऐसी खुशी या सुकून महसूस नहीं किया था। वो खैरात नहीं थी, लेकिन वो हक़ भी नहीं था, वो एहसान था, और वो इतने सालों में अपने वजूद को एहसानों का आदी नहीं बना सकी थी। बेशक वो इसकी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बन गए थे। ये कैसा एहसान था जो इन चीज़ों को गोद में ये कैसा एहसास था जो इन चीज़ों को गोद में लिए इसे हो रहा था। खुशी, आज़ादी, इत्मीनान, सुकून, या कोई ऐसी शे जिसके लिए इसके पास लफ्ज़ नहीं थे। क्या देख रही हो तुम? सालार कपड़े तब्दील करके वॉशरूम से निकला और ड्रेसिंग रूम की लाइट ऑफ करके कमरे में आते हुए इसने मामा को इस तरह सोफे पर वो सारी चीज़ें फैलाए बैठे देखा। वो हैरान सा हुआ। जब से आई थी इस वक्त से इन चीज़ों को लेकर बैठी हुई थी। कुछ भी नहीं, मैं बस रखने ही लगी थी। मामा ने इन चीज़ों को समेटना शुरू कर दी। एक वार्डरोब मैंने खाली कर दी है, तुम अपने कपड़े इसमें रख लो। अगर कुछ और जगह की ज़रूरत हो तो गेस्ट रूम की एक वार्डरोब भी खाली है, तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। वो अपने कमरे से कुछ ढूंढता हुआ इससे कह रहा था। मुझे सईदा अम्मा के घर से अपना सामान लाना है। इमामा ने सारी चीज़ों को दोबारा डब्बों और बैग्स में डालते हुए कहा। कैसा सामान? वो अभी तक दराज में कुछ ढूंढ रहा था। मेरे जहेज़ का सामान, इमामा ने बड़ी इंसानियत से कहा। मसलन? वो दराज से निकाले गए कुछ पेपर्स देखते हुए चौंका। बर्तन हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, फर्नीचर भी है, लेकिन वो शोरूम पर है और अभी भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। वो इन पेपर्स को दराज में रखकर इसकी बात सुनता रहा। तुम्हारी ज़ाती इस्तेमाल की कोई चीज़ है वहाँ? इसने पूछा। वो सब मेरी ज़ाती चीज़ें हैं, इसने बेसाख्ता कहा। वो जहेज़ का सामान है, सालार ने इसे जताने वाले अंदाज में कहा। अब तुम कहोगे तुम्हें जहेज़ नहीं चाहिए, वो कुछ जज्बस होकर बोली। मुझे किसी भी किस्म का सामान नहीं चाहिए, सालार ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम्हें लगता है इस अपार्टमेंट में पहले ही किसी सामान की कमी है? तुम चाहती हो यहाँ हर चीज़ दो दो की तादाद में हो? रखेंगे कहाँ? वो पूछ रहा था। इमामा सोच में पड़ गई। इतने सालों से चीज़ें मैं खरीदती रही हूँ अपने लिए, लेकिन ज़्यादा सामान अब्बू के पैसों से आया है। वो नाराज़ होंगे। वो अब भी तैयार नहीं थी। डॉक्टर साहब ने अपनी तीनों बेटियों को जहेज़ दिया? वो पूछ रहा था। नहीं दिया ना? तुम्हें कैसे पता? वो चंद लम्हे बोल नहीं सकी। उन्होंने हमें खुद बताया था, इसने कहा। इनकी तीनों बेटियों की शादियाँ फैमिली में हुई हैं, इसलिए, मामा ने कहा। ट्रस्ट मी, मैं भी जहेज़ लेकर ना आने पर तुमसे बुरा सलूक नहीं करूँगा। ये डॉक्टर साहब का तोहफ़ा होता तो मैं ज़रूर रखता, लेकिन ये उन्होंने तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए दिया था, क्योंकि तुम्हारी शादी किसी ऐसी फैमिली में हो रही थी जिनके बारे में मुकम्मल तौर पर वो नहीं जानते थे, लेकिन मेरे बारे में तो वो भी जानते हैं और तुम भी, सालार ने इससे कहा। मेरे बर्तन, बेडशीट्स और कपड़े हैं, छोटी छोटी कितनी चीज़ें हैं जो मैं इतने सालों से जमा कर रही हूँ। अब किसे दे दूँ ये सब? वो नाखुश थी। ओके, जो चीज़ तुमने अपनी पैसे से ली है ले आओ, बाकी चीज़ें छोड़ दो, सब कुछ। ये जिस जगह पर क्रॉस का निशान है इस पर अपने साइन कर दो। इसने कुछ पेपर्स इसकी तरफ बढ़ाते हुए एक पेन इसे थमाया। ये क्या है? इसने कुछ हैरान होकर इन पेपर्स को देखा। मैं अपने बैंक में तुम्हारा अकाउंट खुलवा रहा हूँ, लेकिन मेरा अकाउंट तो पहले से खुला हुआ है। चलो, एक और अकाउंट मेरे बैंक में भी सही। बुरे नहीं हैं हम, अच्छी सर्विस देते हैं, इसने मजाक किया। मामा ने पेपर्स पर साइन करना शुरू कर दिया। फिर वो अकाउंट बंद कर दूँ? मामा ने साइन करने के बाद कहा। नहीं, इसे वही रहने दो, सालार ने पेपर इससे लेते हुए कहा। तुम्हें अकाउंट खोलने के लिए कितनी रकम का चेक दूँ? मामा का ख्याल था कि वो गैर मुल्की बैंक है, यकीनन अकाउंट खोलने के लिए मुल्की बैंक की निस्बत कुछ ज़्यादा रकम की ज़रूरत होगी। तुम्हारा हक महर पे करना है मुझे, इसी रकम से खोल दूँगा, सालार ने
पेपर एक लिफाफे में रखते हुए कहा, इस पर एक फिगर लिखो। मामा ने हैरानी से इस राइटिंग पैड को देखा जो इसने इसकी तरफ बढ़ाया था। कैसी फिगर? उलझी। कोई भी अपनी मर्जी से कुछ डिजिट्स से, सालार ने कहा। क्यों? वो मजीद उलझी। सालार ने इसके हाथ में पेन थमाया। इसने दोबारा पेन पकड़ तो लिया, लेकिन इसका जहन मुकम्मल तौर पर खाली था। कितने डिजिट्स का फिगर? मामा ने चंद लम्हे बाद इसकी मदद चाहिए। वो एकदम सोच में पड़ गया। फिर इसने कहा, अगर तुम अपनी मर्जी से कोई फिगर लिखोगी तो कितने डिजिट्स लिखोगी? 7 डिजिट्स। मामा सोच में पड़ गई। ऑलराइट, फिर लिखो। सालार के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई। मामा चंद लम्हे इस साफ कागज़ को देखती रही, फिर इसने लिखना शुरू किया। 3 7 5 2 9 6 0। इसने राइटिंग पैड सालार की तरफ बढ़ा दिया। कागज़ पर नज़र डालते ही वो चंद लम्हों के लिए जैसे सकते में आया। फिर कागज़ को पैड से अलग करते हुए बेख्तियार हंसा। क्या हुआ? वो इसके रद्द-ए-अमल से कुछ और उलझी। कुछ नहीं। क्या होना था? कागज़ को तह करते हुए इसने मामा के चेहरे को मुस्कुराते हुए बेहद गहरी लेकिन अजीब नज़रों से देखा। इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? वो इसकी नज़रों से उलझी। तुम्हारा शौहर हूँ, देख सकता हूँ तुम्हें। मामा को एहसास नहीं हुआ वो बड़ी सफाई से बात बदल रहा था। इससे बात करते हुए वो गैर महसूस अंदाज में कागज़ भी इस लिफाफे में डाल चुका था। तुमने मुझे साड़ी पहन कर नहीं दिखाई? रात के इस वक्त में तुम्हें साड़ी पहन कर दिखाऊं? वो बेख्तियार हंसी। वो इसके पास से उठते उठते रुक गया। वो पहली बार इस तरह खिलखिलाकर हंसी थी, या फिर शायद वो इतने करीब से पहली बार इसे हंसते हुए देख रहा था। एक बैग के अंदर डब्बे रखते हुए मामा ने अपने चेहरे पर इसकी नज़रें महसूस किए। इसने सर उठाकर देखा। वो वाकई इसे देख रहा था। अब क्या है? मैं एक बात सोच रहा था। वो संजीदा था। क्या? कि तुम सिर्फ रोते हुए ही नहीं, हंसते हुए भी अच्छी लगती हो। इसकी आंखों में पहले हैरत आई, फिर चमक और फिर खुशी। सालार ने हर तासुर को पहचाना था, यूं जैसे किसी ने इसे फ्लैश कार्ड्स दिखाए हों। फिर इसने इसे नजरें चुराते हुए देखा, फिर इसके चेहरे का रंग बदलते देखा। पहले इसके कान की लोएं सुर्ख हुई, फिर इसके गाल, नाक और शायद इसकी गर्दन भी। इसने ज़िंदगी में कभी किसी औरत या मर्द को इतने वाज़ेह तौर पर रंग बदलते नहीं देखा था जिस तरह इसे। 9 साल पहले भी वो 2-3 बार इसने इसे गुस्से में इस तरह सुर्ख होते हुए देखा था। इसके लिए अजीब ही सही, लेकिन ये मंजर दिलचस्प था। और अब वो इसे महजूज होते हुए भी इसी अंदाज में सुर्ख होते हुए देख रहा था। ये मंजर इससे ज़्यादा दिलचस्प था। ये किसी भी मर्द को पागल कर सकती है। इसके चेहरे पर नजरें जमाए इसने इतराफ़ किया। इसने अपनी ज़िंदगी में आने वाली किसी औरत को इतने बेज़र जुमले पर इतना शर्माते हुए नहीं देखा था, और इसको शिकायत थी कि वो इसकी तारीफ नहीं करता। सालार का दिल चाहा कि वो उसे कुछ और छेड़े। वो बज़ाहिर बेहद संजीदगी से इसे नज़रअंदाज किए हुए चीज़ें बैग में डाल रही थी, लेकिन इसके हाथों में हल्की सी लर्जिश थी। वो इसकी नज़रों से यकीनन कंफ्यूज हो रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इन्हें घर लाने के बाद आपको समझ नहीं आता इन्हें कहाँ रखें, क्योंकि आप इन्हें जहाँ भी रखते हैं इस चीज़ के सामने वो जगह बेहद बेमायसी लगती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें घर में लाने के बाद इन्हें जहाँ भी रखे वही जगह सबसे अनमोल और कीमती हो जाती है। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मामा इसके लिए इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ थी। इसके चेहरे को देखते हुए वो कुछ बेख्तियार होकर इसकी तरफ झुका और बड़ी नरमी के साथ इसके दाएं गाल को छुआ। वो कुछ हया से सिमटी। इसकी इसी नरमी के साथ इसका दायां कंधा चूमा और फिर मामा ने इसे एक गहरा सांस लेकर उठते हुए देखा। वो वही बैठी रही। सालार ने पलट कर नहीं देखा। वो इन पेपर्स को अब अपनी बेड साइड टेबल की दराज में रख रहा था। पलट कर देखता तो शायद अमामा की नज़रें इसे हैरान कर रही थी। इसने पहली बार इसके कंधे को चूमा था और इस लम्स में मोहब्बत नहीं थी, एहतराम था। और क्यों था ये वो समझ नहीं सकी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔